हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कड़बक अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सारे संग्रह को। सारा संग्रह का आशय यह है कि इस वीडियो में हम लोग कड़बक अध्याय से पूछे गए बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का एक कलेक्शन, एक संग्रह जो है वो लेकर के आए हैं। साथ ही साथ जो उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनका भी जो है वो एक संग्रह इसमें है। और साथ ही साथ जो बोर्ड मॉडल टाइप के क्वेश्चन हैं, संभावित प्रश्न जो बोर्ड के द्वारा पूछे जा सकते हैं, उनको भी इसमें संकलित करने का कार्य किया है। 3 तरह के क्वेश्चंस को इसमें संकलित किया गया है। 3 तरह के प्रश्नों को इस अध्याय के अंतर्गत संकलित करने का काम किया गया है। एक विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, एक बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चंस और एक हो गए जो संभावित प्रश्न है जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। उम्मीद करता हूं आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। और कड़बक अध्याय जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा यह लिखा गया है। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि मलिक मोहम्मद जायसी कवि कौन है। तो किस चीज़ के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेम के पीर के कवि हैं। जब मैंने ये अध्याय पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेम के पीर के कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी जी जाने जाते हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, जिसके पास नोट्स नहीं होगा और जिसके पास नोट्स है तो अच्छी बात है, वो वीडियो देखेंगे और आंसर पर टिक लगाते चलेंगे, याद होता रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कड़बक कहाँ से लिया गया है। तो जो कड़बक है क्या वो आखिरी कलाम से लिया गया है? जो कड़बक है क्या वो अखरावट से लिया गया है? क्या मधुमालती से लिया गया है? नहीं, जो कड़बक है वो पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत रचना है उससे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 हम देखेंगे कि कड़बक के रचयिता कौन है। तो जो कड़बक के रचयिता हैं बच्चों वो कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर सी है, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। नेक्स्ट, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? क्या भाषा अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, मैथिली है? तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए कि जायसी रचित जो पद्मावत है उसकी जो भाषा है वह अवधी भाषा है। अवधी भाषा है जायसी जी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर होगा ए। पद्मावत में हमने एक चीज देखा था बच्चों कि इस पद्मावत के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी जी ने बताया है कि हमारे किए गए कार्य ही इस जग में गुणगान गाए जाते हैं। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा गुणगान गाया जाएगा, वैसा गुण गाया जाएगा। अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा गुण गाया जाएगा, अगर खराब काम करेंगे तो खराब गुण गाया जाएगा। अलाउद्दीन सुल्तान को भी लोग याद रखते हैं जिसने पद्मावती के लिए एक युद्ध छेड़ दिया, और लोग पद्मावती को भी जो है वो याद रखते हैं कि उसकी सुंदरता के लिए जो है वो अलाउद्दीन ने आक्रमण कर दिया था। लेकिन ये दोनों अब कहाँ है? ये दोनों है नहीं, लेकिन उनके गुण गाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से इस कविता में मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, जो कि प्रेम के पीर के कवि हैं, वह यह बताने का कार्य किया है कि हम जो नित्य प्रतिदिन कार्य करते हैं उस कार्य को ही लोग याद रखते हैं, उस कार्य को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना चाहिए। एक अमिट छाप जो है वह छोड़नी चाहिए अपने व्यक्तित्व के इस संसार में। आयु छोटी हो ये जरूरी नहीं है, आयु छोटी हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि उस छोटी सी आयु में आपने किस प्रकार का जीवन जिया। क्या आप महारथी का ही जीवन जिए भीष्म पितामह की तरह? लेकिन अभिमन्यु 14 वर्ष की अवस्था में ही महानता को प्राप्त कर लिया। ये उसके कर्म है जिसके गुणगान के बारे में मैंने अभी चर्चा की है। तो हमें भी नित्य प्रतिदिन ऐसा काम करना चाहिए, हमें भी नित्य प्रतिदिन ऐसा ही काम करना चाहिए कि हमारे गुणों का बखान हो। कहा भी तो गया है ना, कर्म करने से पहले लोग डरते हैं। मैंने आज क्लास में भी बताया था कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा मैं, राढ़ नहीं मानूंगा मैं। कर्तव्य पथ पर जो भी मिलेगा उसे स्वीकारना होगा, लेकिन हार नहीं मानना है। कर्म ऐसा करना है कि कर्म को करने के दौरान आपके गुणों का बखान होता रहे जग में। यही जो है वह असली जीवन का मूल उद्देश्य है, मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी यही बताने का काम करते हैं कि हमें अपने कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि किए गए कार्य का ही गुणगान यह दुनिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो कवि हैं वह किस परंपरा के हैं? तो प्रेम आख्यानक जो है वो काव्य परंपरा के हैं। प्रेम आख्यानक
काव्य परंपरा के ये कवि हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो जायसी ने जो है वो अपने आंख की उपमा जो है वह दर्पण से की है। दर्पण के समान अपने लोचनों की जो है वह तुलना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, बहुत स्पीड फॉर्म में लेके चल रहे हैं, आखिर ज्यादा समय लेने से क्या फायदा है? जो पॉइंट डिस्क्राइब करने वाला है, जो पॉइंट व्याख्या करने लायक है, उसकी व्याख्या करेंगे। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? ऐसी कौन सी कृति है जो जायसी जी की नहीं है? तो जो पद्मावत है वो जायसी जी की ही रचना है, अखरावट है जायसी जी की ही रचना है, आखिरी कलाम जायसी जी की रचना है, मृगावती जो है वो जायसी जी की रचना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मृगावती जो है वो जायसी जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया है कि पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने जो है इसे रचित किया है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, कड़बक के कवि कौन है? तो जो कड़बक के कवि हैं वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कड़बक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? भैया इनकी जो कविता है वह कड़बक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता है वो कौन है? कड़बक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म आखिर कब हुआ था? यही तो बताना है। प्रश्न बहुत साधारण है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म है वह 1492 ईस्वी में हुआ था, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। इनका जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में है कि जायसी किस तरह के कवि हैं, किस प्रकार के कवि हैं? तो जो जायसी जी हैं वह सूफी कवि हैं बच्चों। किस प्रकार के कवि हैं? सूफी कवि हैं। वो अलग बात है कि इन्होंने जो पद्मावत लिखी है वो अवधी भाषा में है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जो जायसी जी का जन्म स्थान है वह अमेठी है, उत्तर प्रदेश में है। ये अमेठी जिला उत्तर प्रदेश में है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जायसी के पिता का नाम क्या था? पिता, जायसी के पिता का नाम क्या था? 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न है, शेख यमरेख जो है इनका नाम था, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 16 नंबर के बाद जो है वो 17 नंबर प्रश्न कि जायसी कौन थे? जायसी कौन थे? 17 नंबर प्रश्न है। तो जायसी जो थे वो एक फकीर थे। कौन थे? फकीर, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो जायसी जी जो है वो जुड़े हुए थे किससे? तो प्रेम मार्गी शाखा से। प्रेम मार्गी शाखा से। इतना ना चैप्टर पढ़ लीजिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर याद रहे। भैया प्रेम की व्याख्या है तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि है, समझ में आ रहा है ना? तो जैसे हिंदी साहित्य की किस शाखा या किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न के बाद जो है वो 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, और 19 नंबर प्रश्न जो है वो है कि जायसी का काव्य की भाषा कौन सी थी? तो अवधी भाषा थी। ये अभी मैंने बताया था कि जायसी जी की जो भाषा थी काव्य रचना की वो अवधी भाषा थी। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि जायसी का जो है वो मुख्य रस क्या है? 20 नंबर प्रश्न है कि जायसी जी का जो रस है वो कौन सा है? तो श्रृंगार रस है। यह श्रृंगार रस को अपनी कविताओं में व्यक्त किया करते थे, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार रस को यह व्यक्त किया करते थे। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे 21 नंबर की जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? तो इन्होंने जो है वो जायसी जी ने जो है वो रत्नसेन और पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? तो रत्नसेन और पद्मावती की जो ये कथा है इसको इन्होंने रक्त की लेई से जोड़ा है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? रक्त की लेई के द्वारा इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर 22, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो अपने आंसुओं से सींचा है। जब हम पढ़ रहे थे ये चैप्टर तो मैंने बताया था इस अध्याय को कि जायसी ने जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने रत्नसेन और पद्मावती की कथा को अपने रक्त की लेई से जोड़ा है और अपने आंसुओं से क्या किया है? सींचा है। 22 नंबर के बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, और 23 नंबर जो प्रश्न है वो
स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि जो है वह मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 23 नंबर के बाद जो है वो 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न जो है वो है कि मलिक मोहम्मद जायसी आखिर कौन है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो ये सूफी कवि हैं, यह भक्ति कवि नहीं है, श्रृंगारिक कवि हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये मूल रूप से जो है वो सूफी कवि हैं। 24 नंबर के बाद 25 नंबर प्रश्न है कि पद्मावत के कवि कौन है। तो पद्मावत के जो कवि हैं 25 नंबर प्रश्न है, तो पद्मावत के जो कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं वो पद्मावत के कवि हैं। 25 नंबर के बाद 26 नंबर प्रश्न है आपके इस स्क्रीन पर, और वो ये है कि जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में किस गांव में हुआ था। तो जायसी जी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था। तो जायसी जी का जो जन्म है वह जायस नामक गांव में हुआ था। और अगला प्रश्न है 27 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ भी सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन कि जायसी जी की रचना कौन सी नहीं है। कामायनी जो है वो जायसी जी की रचना नहीं है। पद्मावत इन्हीं की रचना है, अखरावट इन्हीं की रचना है, आखिरी कलाम इन्हीं की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की ही रचना है। लेकिन कामायनी जो है वो इनकी रचना नहीं है। 27 नंबर के बाद देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर और व्यापक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा समुद्र की भांति जो है वो क्या है। तो समुद्र की भांति जो है वह गंभीर है और व्यापक है। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि फूल मरे पे मरे न बासु का क्या तात्पर्य है। फूल मरे न मरे, फूल मरे पे मरे न बासु का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब है कि फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है। फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है। मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है, इनमें से कोई नहीं। पर यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये बताया गया है कि फूल मरे पे मरे न बासु का तात्पर्य यह है कि फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है लेकिन कर्म जो है वो गाया जाता है। तो इसका फूल मरे पे मरे न बासु का अर्थ है कि फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है। सुगंध जो है वो समाप्त होने वाला नहीं है। फूल के मुरझाते ही सुगंध समाप्त हो जाता है। तो इसमें इसका आंसर जो है वो होगा कि फूल के मुरझाते ही जो सुगंध होता है वो समाप्त हो जाता है, ये इसका तात्पर्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 29 नंबर के बाद 30 नंबर प्रश्न है कि जायसी कवियों में किस भांति महत्वपूर्ण है। तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बच्चों कि शुक्र तारे की तरह जो है ये कवियों में महत्वपूर्ण है। 30 नंबर के बाद 31 नंबर प्रश्न, जायसी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। तो नेत्र दोष के होते हुए भी ये क्या है, गुणवान है। 31 नंबर जो है ये प्रश्न का आंसर है कि जो नेत्र दोष है इन्हें है, लेकिन उस नेत्र दोष के बावजूद भी ये गुणवान है। लोग इनकी तरफ टकटकी लगा करके देखते हैं जब यह बोलना प्रारंभ करते हैं, जब यह बोलने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह ज्ञान भरी बातें करते हैं। और इससे ये सीखने को मिलता है कि ज्ञान जिसके पास होता है लोग उसकी तरफ टकटकी लगा के देखते हैं, उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए ज्ञान को पाना चाहिए। वैसे भी भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए इन 5 महीनों के लिए। बार बार यही चीज कह रहे हैं, समझा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं अपने आप को एकदम, बोर्ड एग्जाम्स फाइनल जब तक नहीं है तब तक अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए। सारे रिश्ते नाते भूल जाइए। नवंबर में लगन आएगा, लोग बुलाएंगे, लेकिन सारे रिश्ते नातों को भूल जाइए। त्याग कीजिए, जिसका त्याग बड़ा होगा उसका परिणाम उत्कृष्ट होगा। इतिहास गवाह है, जिसने त्याग किया है उसका परिणाम अच्छा आया है। तो आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए केवल और केवल पढ़ने के लिए, केवल और केवल पढ़ने के लिए। और जब आप अपने आप को समर्पित कर दीजिएगा पढ़ने के लिए, अध्यापन के लिए, तो निश्चित तौर पर आपका परिणाम बेहतर होगा। आपका इतना बेहतरीन परिणाम होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और फल की चिंता किए बिना आपको काम करना है। ये नहीं कि मेहनत कर रहे हैं तो एकदम जो है वो सोचने लगे कि हमारा परिणाम बेहतर होगा। फल की चिंता को त्याग दीजिए। परिणाम क्या होगा, फल क्या आएगा, भूल जाइए। अपने आप को पहले समर्पित कर दीजिए, सर्वस्व रूप से शिक्षा को ग्रहण कीजिए, परिणाम उत्कृष्ट होगा। वैसे भी कहा गया है, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर
काम किया। आराम मत कीजिए, काम कीजिए, मन लगा के पढ़िए, आपका यश, आपकी कीर्ति बढ़ती जाएगी, सभी आलोचकों का मुंह बंद हो जाएगा। केवल और केवल काम कीजिए। याद कीजिए आपके माता पिता कितनी कठिनाई से आपको पढ़ा रहे हैं। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं कि बस तोड़ दिया और दे दिया। पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसका हक अदा कर दीजिए। इन 5 महीनों में मन लगा करके पढ़ लीजिए, बस इतना ही कहेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी कृति जो है वो जायसी की नहीं है? ऐसी कौन सी कृति है जो जायसी की नहीं है? 32 नंबर क्वेश्चन है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है, सॉरी, मृगावती, वह जायसी की जो है वह कीर्ति नहीं है। क्योंकि ये बार बार बता रहे हैं पद्मावती जो है वह जायसी जी की ही कीर्ति है, जो अखरावट है वो जायसी जी की ही कीर्ति है, साथ ही साथ जो आखिरी कलाम है वो जायसी जी की ही कीर्ति है, लेकिन मृगावती जो है वह इनकी कीर्ति नहीं है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण भक्ति शाखा के आखिर कवि कौन है? यहाँ पर जो ऑप्शन में यहाँ दिया गया है कि तुलसीदास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, क्या रहीम जो है वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, सूरदास जी जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, या नाभादास है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा सूरदास। नेत्र नहीं थे, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से जो है वो कृष्ण भगवान के बारे में लिखा है, कृष्ण भगवान के बारे में जो पद गाए हैं वह सर्वविदित है और आकर्षक और मनोहर है, मनोरम है, मन को आकर्षित करने वाला है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि हैं वह सूरदास जी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है? 34 नंबर क्वेश्चन, सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की जो रचना है वह सूर सागर है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 36 नंबर, ये लगता है कि कुछ आगे के अध्याय का जो है वो क्वेश्चन इसमें संकलित कर दिया गया है कड़बक में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको उस अध्याय में भी क्लियर कर देंगे। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो जो सूरदास जी हैं वह अवधी भाषा के कवि हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? 37 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा सूरदास जी। सूरदास जी को जो है वो किसकी संज्ञा दी गई है? तो सूरदास जी को जो है वो हिंदी साहित्य का सूर्य कहा गया है, इसकी संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सूर सागर के जो है वो कवि कौन है? तो सूर सागर के जो कवि है वो सूरदास जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि 39 नंबर क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस दिन हुआ था? तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 मई 1895 ईस्वी को जन्म हुआ था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मई 1895 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? तो जन्म हुआ था जे कृष्णमूर्ति जी का। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। 39 नंबर के बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? तो लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है, जीवन को समझना। जीवन को समझना सबसे ज्यादा कठिन कार्य है। केवल परीक्षा पास कर लेने से आप जीवन को नहीं समझ सकते, उससे भी कठिन कार्य होता है जीवन को समझना। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लग रहा है कि जो टाइपिस्ट महोदय है वो अगले एक्सरसाइज का भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब है पीपीटी में तो इसको भी क्लियर करते चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा तो उसमें भी ये सारी चीजें रहेंगी, है ना, उसमें भी इन सारी चीजों को संकलित किया जाएगा, तो वो फिर से रिवीजन हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर पीपीटी में है तो पीडीएफ में भी होगा, इसीलिए इसका आंसर बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट है मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? मेधा का मतलब क्या होता है? टैलेंट। टैलेंट, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो जो 41 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा सी। जहां भय होता है वहां मेधा नहीं होती है, वहां टैलेंट नहीं होता है। जो लोग डरते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, जो डरते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, जो परिणाम की चिंता से डरे रहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति का निधन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा बच्चों कि कैलिफोर्निया में जो है वो जे कृष्णमूर्ति का निधन हुआ था। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? तो साम्यवादी जो है वह पूंजीवाद से लड़ रहा है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पूंजीवाद। नेक्स्ट जो है वो 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो मानव के विचारों, संबंधों और प्रेम को जो है वो
भय नष्ट कर देता है। भय के कारण जो है वो सारी चीजें समाप्त हो जाती है। और इसके बाद जो है वो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर हो रहा है। तो लेखक के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है वो नाश की ओर अग्रसर हो रहा है। वैसे तो हम लोग पढ़ रहे थे कड़बक, लेकिन उसमें लगभग 8 से 9 प्रश्न जो है वो किसी दूसरे एक्सरसाइज से भी लिए गए हैं, जैसे सूरदास से लिए गए हैं, और फिर ये कुछ अन्य जो है वो चैप्टर से क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये वाकई जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इस अध्याय में इसे संकलित नहीं करना चाहिए था। इसके लिए मैं उन्हें गाइड भी कर दूंगा जो टाइप कर रहे हैं, जो पीपीटी बना रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस गलती को जो है वो क्षमा कीजिएगा, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीडीएफ में भी ये प्रश्न है, इस वजह से मैंने इसे बताना उचित समझा। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा जो आज का टॉपिक मैंने कड़बक अध्याय में बताया है। इसी तरह से हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी विषयों का जो है वो ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, उन सब का इसी प्रकार से जो है वो मैं वीडियो शूट करूंगा आप लोगों के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कम समय में अगर सार्थक उत्तर मैंने आपको दिया हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे, आपका और हमारा साथ एग्जाम तक बना रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।